Hi everyone and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। दिस इज गुलजार खान एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस तरह से प्रिपेयर किए जाते थे और किस तरह से प्रिजर्व किए जाते थे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में। ठीक है, तो जो गौतम बुद्धा और जो अदर टीचर्स थे वो जो भी सिखाते थे वो ओरली ही सिखाते थे, क्योंकि उस टाइम पर राइटिंग का सिस्टम इतना ज़्यादा प्रिवेल नहीं करता था। ठीक है, तो डिस्कशन होते थे, डिबेट होते थे, इसी के थ्रू लोग सीखते थे और गौतम बुद्धा सिखाते थे। ठीक है, इन डिस्कोर्सेज में यानी कि ये जो प्रवचन चलते थे इनमें मैन भी पार्टिसिपेट करते थे और विमेन भी पार्टिसिपेट करती थी और शायद से बच्चे भी करते होंगे। तो ये क्या दिखाता है, ये बुद्धिज्म की इंक्लूसिविटी दिखाता है कि यहाँ पर सिर्फ मैन को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर विमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इन डिस्कोर्सेज को पार्टिसिपेट करते थे ये लोग और जो भी ये सुनते थे, जो सीखते थे, उसको वहीं की वहीं डिस्कशन भी उसका चलता था। तो इस तरह से डिस्कशन और डिबेट के बेसिस पर जो भी टीचिंग्स थी वो सिखाई जाती थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बुद्धा की जितनी भी स्पीचेस हैं वो उनके लाइफ टाइम में नहीं लिखी गई थी, यानी कि जब तक बुद्धा जिंदा थे तब तक कोई भी उनकी जो स्पीच थी, जो भी टीचिंग थी वो लिखी नहीं गई थी। उनकी डेथ के बाद में ये सारा काम किया गया था, जो कि लगभग 5th से 4th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है। इसमें उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया। किसने कंपाइल किया? उनके डिसिपल्स, यानी कि जो भी उनके स्टूडेंट्स थे गौतम बुद्धा के, उन्होंने उनको कंपाइल किया। इसके लिए उन्होंने एक काउंसिल रखी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, या हम इसे काउंसिल ऑफ सीनियर मॉन्क्स भी बोल सकते हैं। मॉन्क्स यानी कि जो जिन्हें हम भिक्षु भी कह सकते हैं, जो साधु वगैरह होते हैं, साधु संत। ठीक है, तो इनकी एक काउंसिल रखी गई वैशाली में। वैशाली जो है वो पाली लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन ये जो है वो प्रेजेंट डे बिहार में वैशाली नाम से, मतलब हिंदी में इसे वैशाली बोलते हैं और पाली लैंग्वेज में इसे वैशाली बोलते हैं। ठीक है, तो जब वैशाली में ये सारी कंपाइलेशंस की गई तो इन कंपाइलेशंस का नाम रखा गया त्रिपिटक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिपिटक। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? त्रे यानी कि तीन, थ्री है ना, और पिटक यानी कि होती है बास्केट। तो तीन ऐसी बास्केट्स जिसमें डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट रखे हों, इस टाइप की, जैसे एक बास्केट विनय है, एक बास्केट सुत्त है, एक बास्केट अभिधम्म है, और इनमें कई सारे टाइप के जो टेक्स्ट हैं वो रखे होंगे। ठीक है, और ये जो कंपाइलेशंस की गई थी ये स्टार्टिंग में ओरली ही ट्रांसमिट हुई, मतलब पहले बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स थी सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, लेकिन अभी भी वो सारी चीजें ओरली ही चल रही हैं, अभी भी उनको लिखा नहीं गया है। इनको बाद में जाकर लिखा गया और इनकी लेंथ और इनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया। मतलब जो टेक्स्ट सबसे लंबा होगा या सबसे छोटा होगा, इस तरह से लेंथ के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। और सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल से लें तो जैसे हमारे सब्जेक्ट्स भी तो क्लासिफाइड है ना, कोई हिस्ट्री है, कोई ज्योग्राफी है, कोई सोशोलॉजी है, तो ये सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर ही तो अलग अलग बुक्स हैं। इसी तरीके से ये त्रिपिटक को भी क्लासिफाई किया गया है। तो तीन क्लासिफिकेशन ये हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में सारे रूल्स और रेगुलेशंस थे उन लोगों के लिए जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था। संघ मतलब एक जगह जहाँ पर सारे जो भी मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, यानी कि जो साधु हैं या जिन्हें हम भिक्षुज और भिक्षुनीज बोलते हैं, वो सब एक साथ रहते हैं संघ में, या इसे हम मोनास्टिक ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो इस संघ को ज्वाइन करते थे, जो मॉन्क्स थे, नन्स थे, इसे जो ज्वाइन करते थे उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस विनय पिटक में लिखे गए। मतलब उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे वो ड्रेसअप होंगे, क्या उन्हें खाना है, ये सारे रूल्स विनय पिटक में लिखे होते थे। अगला था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में लिखी थी गौतम बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स थी वो सब। ठीक है, और तीसरा था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में जितने भी फिलोसफिकल मैटर्स थे वो लिखे गए। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर इनको त्रिपिटक को तीन टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया। हर एक पिटक में, जैसे कि विनय पिटक की बात करें, सुत्त पिटक की बात करें, अभिधम्म पिटक की बात करें, तो इन हर एक पिटक में कई सारे इंडिविजुअल टेक्स्ट हैं। मतलब एक बास्केट है, ठीक है, इस बास्केट में कई सारी बुक्स जो हैं वो रखी गई हैं। इस टाइप से ये सिस्टम है। और बाद में जाके इन टेक्स्ट पर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने कुछ कमेंट्रीज भी लिखी, यानी कि इनका व्याख्यान किया, इन टेक्स्ट को समझाने की कोशिश की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा बाद में। ठीक है,
और जैसे जैसे बुद्धिज्म नए नए रीजन्स में ट्रेवल किया, जैसे कि श्रीलंका गया, तो अदर टेक्स्ट भी लिखे गए। कौन कौन से? जैसे कि दीपवंसा लिखा गया और महावंसा लिखा गया। दीपवंश का मतलब होता है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, क्योंकि ये आइलैंडिक कंट्री है ना इस टाइप से इंडिया के जस्ट साउथ में, तो इस आइलैंड का क्रॉनिकल यानी कि इसकी हिस्ट्री, वो दीपवंश का मतलब है। दूसरा टेक्स्ट है महावंसा यानी कि द ग्रेट क्रॉनिकल, जो ग्रेट हिस्ट्री है, ये लिखे गए श्रीलंका में। ठीक है, इसमें श्रीलंका की जो रीजनल हिस्ट्री है बुद्धिज्म की, वो लिखी गई है। अब जो अलग अलग रीजनल वर्क्स हैं बुद्धिज्म के ऊपर, उनमें गौतम बुद्धा की बायोग्राफीज भी आती हैं। बायोग्राफी क्या होती है? जो दूसरा पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है। और जो ऑटोबायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब पर्सन खुद ही अपने बारे में लिखे। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी अलग है, बायोग्राफी अलग है। तो गौतम बुद्धा की बायोग्राफी हमें मिलती हैं जो किसी और राइटर ने लिखी होंगी। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, तो जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं वो पाली में लिखे हुए हैं, लेकिन जो बाद के टेक्स्ट थे, बाद की जो कंपोजिशंस थी, वो संस्कृत में लिखी गई हैं। ठीक है, तो इससे लैंग्वेज का इवोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। फिर जब बुद्धिज्म ईस्ट एशिया में स्प्रेड होता है, अब पहले ईस्ट एशिया देख लो, ये है इंडिया, और ये जो पूरा कॉन्टिनेंट दिख रहा है ये है एशिया कॉन्टिनेंट, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है ईस्ट एशिया। तो इस एरिया में जब बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, तो वहाँ से कुछ पिलग्रिम्स आए, तीर्थ यात्री जो होते हैं, जैसे कि फाहियान और ज़ुआनज़ैंग, ये चाइना से आए इंडिया में इन टेक्स्ट की सर्च के लिए, इनको पढ़ने के लिए, जानने के लिए आए ये लोग, और वो अपने साथ अपनी कंट्री चाइना ले गए इन टेक्स्ट को, और वहाँ पर ये जो टेक्स्ट थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इनको अलग अलग स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किया। तो दूसरी कंट्रीज से तो हमारे यहाँ पर स्कॉलर्स आ ही रहे थे, इसके अलावा हमारे खुद के इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स जो थे ना, वो भी अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर रहे थे, अपने टेक्स्ट को कैरी कर रहे थे वो, ताकि वो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को डिसेमिनेट कर सके, उनका प्रसार कर सकें, उनके बारे में दुनिया में बता सकें। तो हम इतनी देर से बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ये हमें मिले कैसे? क्योंकि इन्हें प्रिजर्व किया गया होगा, तभी तो हमें ये आज मिल रहे हैं ना। तो एशिया के कई सारे पार्ट्स में जो मोनास्ट्रीज हैं, मोनास्ट्रीज में कई सेंचुरीज से मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में इनको प्रिजर्व किया गया। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी गई होती है ना, किसी पेड़ की छाल पर लिख दी गई, कोई कपड़े पर लिख दी गई, वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है। वो मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरियंस को मिली, हिस्टोरियंस ने इन टेक्स्ट को समझने की कोशिश की। जैसे ये एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, लगभग 12th सेंचुरी सीई की। तो कहाँ 4th सेंचुरी बीसीई और कहाँ 12th सेंचुरी, तो बीच में लगभग कितना टाइम देखने को मिल रहा है हमें? 1600 सालों का टाइम गैप देखने को मिल रहा है। तो इतने सालों तक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखा गया। मॉडर्न ट्रांसलेशंस जो की हैं हिस्टोरियंस ने, वो उन्होंने अलग अलग टेक्स्ट से ली हैं, जैसे कि पाली टेक्स्ट है, मतलब पाली लैंग्वेज में लिखा गया, संस्कृत टेक्स्ट, कुछ चाइनीज टेक्स्ट हैं, कुछ तिब्बतन टेक्स्ट हैं। इन सभी टेक्स्ट को एक साथ में लेकर आकर वो ट्रांसलेशंस की हैं हिस्टोरियंस ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा, यानी कि ये जो सांसारिक प्लेजर है, सुख है एकदम, मतलब जो फिजिकल चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे पैसा हो गया, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने वाली होती हैं ना, तो इसके बियॉन्ड हमें कैसे रहना होगा, महावीर क्या मैसेज देते हैं, ये हमें जानना है। तो जो जैनाज हैं उनकी जो बेसिक फिलॉसफी है ना, मतलब जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी वर्धमान के बर्थ से पहले ही। वर्धमान कौन थे? वर्धमान को हम महावीर के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जन्म भी 6th सेंचुरी बीसीई में हुआ था, लेकिन इनके बर्थ से पहले ही जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी थी नॉर्थ इंडिया के अंदर। जैन ट्रेडिशन ये कहता है कि जो महावीर थे, इनसे पहले जैनिज्म में 23 अदर टीचर्स, या जिन्हें हम तीर्थंकार भी कहते हैं, वो रह चुके थे। तीर्थंकार का लिटरली मतलब होता है वो लोग जो मैन और विमेन को इस रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि ये जो लाइफ की नदी है, जो जीवन की नदी है, इसको पार करवाते हैं, वो होते हैं तीर्थंकार। तो ऐसे 23 तीर्थंकार थे और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकार थे। तो फर्स्ट तीर्थंकार कौन थे? फर्स्ट थे ऋषभनाथ। ठीक है, सबसे पहले तीर्थंकार ये ही थे। इनके बाद ऐसे ही सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और इस तरीके से जो 24th थे वो महावीरा थे, लास्ट थे ये।
जैनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया था कि पूरा वर्ल्ड एनिमेटेड है, यानी कि हर एक चीज में लाइफ है, चाहे वो स्टोन्स हो या रॉक्स हो या वाटर हो, कोई भी चीज हो, सब में लाइफ है। जैन फिलोसफी की सेंट्रल बात यह है कि लिविंग बीइंग्स को कोई भी इंजरी ना पहुंचाई जाए, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स, इन सभी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, कोई भी इंजरी ना पहुंचाई जाए, यानी कि नॉन वायलेंस अपनाया जाए। ये जैनिज्म का मेन पॉइंट है, इसी के बेसिस पर जैनिज्म आगे बढ़ा। तो जैनिज्म में ये जो अहिंसा का प्रिंसिपल है, इसने इंडियन थिंकिंग को एज अ होल अफेक्ट किया है। जैसे कि महात्मा गांधी भी तो अहिंसा की बात करते हैं ना, ये बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट आज भी देखा जा सकता है। और ये जो जैन टीचिंग्स हैं, इनके अकॉर्डिंग जो साइकिल है बर्थ और रीबर्थ का, ये कर्म के थ्रू शेप होता है। मतलब कर्म करते रहोगे तो बर्थ और रीबर्थ ये चलता रहेगा, इससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तो मुक्त होने के लिए, फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसेटिसिज्म और पेनियंस अपनाना पड़ेगा। एसेटिसिज्म यानी कि त्याग करना पड़ेगा चीजों का, पेनियंस यानी कि तपस्या करनी पड़ेगी, ताकि इस कर्म के साइकिल से तुम निकल पाओ। तो इस कर्म के साइकिल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वर्ल्ड है, इसको रिनाउंस करना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। यानी कि वर्ल्ड में जो भी मटेरियल प्लेजर है, जो मोहित करने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि पैसा हो गया, ठीक है, तो इन सभी चीजों का लालच नहीं करना है, इन सभी चीजों को त्याग देना है। और त्याग करके मोनास्टिक एग्जिस्टेंस रखना है, मतलब कि ऐसी लाइफ, इस तरीके से रहना है जैसे कि एक कोई मॉन्क रहता है, भिक्षु भिक्षुणी, ऐसे बनकर रहना है। इस सारे मटेरियल प्लेजर से दूर रहना है। तो इस साल्वेशन के लिए, इस मुक्ति के लिए, ये मोनास्टिक एग्जिस्टेंस एक नेसेसरी कंडीशन बन जाती है। क्योंकि जब तक मॉन्क की तरह नहीं रहेंगे, तब तक वर्ल्ड को कैसे त्यागेंगे? और जब तक वर्ल्ड को नहीं त्यागेंगे, तब तक ये एसेटिसिज्म और पेनियंस कैसे होगा? और कैसे साइकिल ऑफ कर्मा से निकल पाएंगे? इसीलिए मोनास्टिक एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी हो जाता है। ये जैन फिलोसफी बोल रही है, ठीक है। जैनिज्म में 5 वोज होते हैं। जो मॉन्क्स और नन्स जितने भी होते हैं, ये 5 शपथ लेते हैं। मतलब हम इन्हें 5 व्रत भी बोल सकते हैं, 5 शपथ, मतलब ऐसी चीजें जो इन्हें करनी ही नहीं है। तो पहली चीज क्या है कि किलिंग से दूर रहना है, किसी को भी मारना नहीं है। मारने से मतलब हिटिंग नहीं, हत्या नहीं करनी है किसी की भी, ठीक है। तो वो आ जाता है अहिंसा में। दूसरा है झूठ नहीं बोलना है, यानी कि सत्य। तीसरा है चोरी नहीं करनी है, यानी कि अस्तेय। चौथा है सेलिबेसी परफॉर्म करनी है, यानी कि ब्रह्मचर्य। पांचवा है प्रॉपर्टी को पजेस करने से दूर रहना है, यानी कि अपरिग्रह। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है अपने पास, क्योंकि यहाँ पर त्याग की बात हो रही है ना, इसीलिए अपरिग्रह अपनाना है। ब्रह्मचर्य क्या होता है कि मतलब कोई भी मैरिज वैरिज ना करना, शादी ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, वो होता है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 वोज हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो जो भी जैन मॉन्क्स, नन्स होंगे, वो इन 5 चीजों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैनिज्म का स्प्रेड कैसे होता है। तो जैनिज्म भी धीरे धीरे इंडिया के कई पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है। जैसे बुद्धिस्ट जो थे, उसी तरह से जैन स्कॉलर्स ने भी अलग अलग लैंग्वेजेस में कई सारी लिटरेचर प्रोड्यूस कर ली थी। जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में भी जैन लिटरेचर आने लगी थी। कई सेंचुरीज से जो मैन्युस्क्रिप्ट थी इन टेक्स्ट की, यानी कि जैन टेक्स्ट की, जो हाथ से लिखी हुई होती है ना मैन्युस्क्रिप्ट, उनको कैसे प्रिजर्व किया जा रहा था? उनको लाइब्रेरीज में रख के प्रिजर्व किया जा रहा था। हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट कैसे प्रिजर्व किए जा रहे थे वो देखे थे, वो मोनास्ट्रीज में रखकर प्रिजर्व किए जा रहे थे। और जो जैन टेक्स्ट हैं वो लाइब्रेरीज में रखकर प्रिजर्व किए जा रहे थे। और ये जो लाइब्रेरीज थी, ये टेम्पल से अटैच्ड थी। जैनिज्म से जुड़ी एक बात ये भी है कि जो सबसे पुराने स्टोन स्कल्पचर्स हैं, जो रिलीजियस ट्रेडिशन से एसोसिएटेड हैं, यानी कि जो रिलीजन है उसके बेसिस पर जब स्टोन स्कल्पचर्स बनाना शुरू किए गए होंगे सबसे पुराने, उनमें से कुछ स्टोन स्कल्पचर्स जैन तीर्थंकारास के डिवोटीज ने भी प्रोड्यूस किए थे। डिवोटी मतलब कि जो भक्त हैं। तो रिलीजन से रिलेटेड जो सबसे पुराने स्टोन स्कल्पचर्स हैं उनकी बात हो रही है, सिर्फ स्टोन स्कल्पचर्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उससे भी पुराने पुराने स्टोन स्कल्पचर्स मिलते हैं हमें। लेकिन रिलीजन में जो सबसे पुराने मिलते हैं, उनमें से कुछ जैनिज्म से रिलेटेड भी हैं।
और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कई सारी साइट से ये स्टोन स्कल्पचर्स हमें मिले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने ही लोगों को रिचुअल से आगे सोचने के लिए एम्फेसाइज किया। बुद्धिज्म में टीचिंग्स को ओरल ट्रेडिशन के थ्रू प्रिजर्व किया गया और बाद में मॉन्क्स के कुछ काउंसिल्स के जरिए उसको कंपाइल किया गया था। वहीं जैनिज्म में अगर हम देखें तो जैनिज्म में अहिंसा, तपस्या, कर्मा जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया है और इन सभी को प्रमोट किया मॉन्क्स ने, स्कॉलर्स ने और लिटरेरी ट्रेडिशंस ने। दोनों ही धर्मों ने इंडिविजुअल एफर्ट और एथिकल लिविंग को इम्पोर्टेंस दिया था, जो कि उन्हें उस टाइम पीरियड के ब्राह्मणिकल परंपरा से अलग करता है, क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करते थे, कास्ट सिस्टम की बात करते थे, सैक्रिफाइसेस की बात करते थे। इन सभी चीजों से अलग सोच जो निकल कर आई वो बुद्धिज्म में, जैनिज्म में निकल कर आई। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा के बारे में और उनकी एनलाइटनमेंट की जर्नी के बारे में कि किस तरह से उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।